चलो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन AS16। कल अपन लोगों ने AS16 देखा था। AS16 मतलब बोरिंग कॉस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बात चल रही है। अब कैसा रहता है, जब भी आप लोगों ने लोन लिया हुआ है, जब भी आप लोगों ने लोन लिया हुआ है, अगर वो लोन आप क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो लोन आप क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल अगर कर रहे होंगे, तो वो लोन का जितना भी रिलेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो आप जब तक के एसेट इज नॉट रेडी टू यूज, जब तक के एसेट रेडी टू यूज नहीं होता, तब तक के आप सारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एसेट के कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो कैसा हो गया कि लोन है और क्वालिफाइंग एसेट है, लोन है और क्वालिफाइंग एसेट है। अगर लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिए हुआ है तो उसका ब्याज जब तक के एसेट रेडी टू यूज नहीं होता तब तक के आप लोगों ने उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मतलब कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट इट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली। और क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या है, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात चालू है। क्वालिफाइंग एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जैसा ही है। क्वालिफाइंग एसेट को भी बनने के लिए 12 महीने से ज्यादा समय लगता है। जो एसेट को 12 महीने से ज्यादा बनने के लिए समय लगता है और जिसके फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसको अपन लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो लोन है, क्वालिफाइंग एसेट है, ब्याज को अपन ने क्वालिफाइंग एसेट के अंदर ऐड कर दिया। अब ब्याज का कैपिटलाइजेशन किस दिन चालू होता है? जिस दिन एसेट बनना चालू हो गया और जिस दिन लोन का इंटरेस्ट लगना चालू हो गया। दोनों बातें बोल रहा मैं, जिस दिन एसेट बनना चालू हो गया और जिस दिन लोन का मीटर चालू हो गया। इसका क्वालिफाइंग एसेट के अंदर ब्याज कब तक के ऐड होता? जब तक के एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज नहीं है, तब तक के सारा की सारा इंटरेस्ट कॉस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग एसेट के अंदर, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड होगा। समझ में आ रहा है? 1 करोड़ का एसेट है, 10 लाख का ब्याज लगा रेडी टू यूज होने तक के, तो वो एसेट आपकी बुक्स में 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर ही रहने वाला है। आज से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एसेट आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख का ही रहेगा, भले आपने उसको खरीदा होगा 1 करोड़ के अंदर, लेकिन ब्याज डालने की वजह से वो एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो डेप्रिशिएट भी अब आप 1 करोड़ 10 लाख को ही करने वाले हैं। इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना कब चालू होता? जिस दिन आपने लोन लिया और जिस दिन क्वालिफाइंग एसेट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जिस दिन से क्वालिफाइंग एसेट बनना चालू हो गया और जिस दिन से आपने लोन ले लिया। ये खत्म कब होता? जिस दिन एसेट इज पुट टू यूज। समझ में आ रहा है ना? मैं बराबर बोल रहा क्या? जिस दिन एसेट इज पुट टू यूज वहां पे कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाता है, क्या बोलो तो तेजस? यस सर। बराबर, वेरी गुड। 100% आप गलत बोल रहे हैं। हिमांशु शगानी सर जब सर रेडी टू यूज, हाँ रेडी टू यूज होता तब हाँ, रेडी तब टू तक यूज। का पुट टू यूज इंटरेस्ट। से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी टू यूज इज द सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया देयर। समझ में आ रहा है? पुट टू यूज आप जिंदगी भर एसेट पुट टू यूज नहीं करेंगे तो क्या जिंदगी भर आप इंटरेस्ट को ऐड करते जाएंगे कॉस्ट में? नहीं। जिस दिन एसेट इज रेडी टू यूज वहां पे कैपिटलाइजेशन खत्म होता। जिस दिन लोन का मीटर चालू हो गया, क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, उस दिन कैपिटलाइजेशन चालू होता है। चालू होने वाली डेट और एंड होने वाली डेट का आप लोग ध्यान दो। फिर क्वालिफाइंग एसेट अपन लोगों ने देखा था। क्वालिफाइंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जिसको बनने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज अ टाइम which is greater than the period of 12 months। ठीक है, चलो ये तो अपन लोगों का हो गया। आगे बढ़ते, अब थोड़े से क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी हो गया यहाँ पे। चलो स्पेसिफिक बोरिंग के बारे में अपन लोग बात करते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग क्या रहता है, कैसा रहता है? देखो, दो तरीके के बोरिंग होते हैं कंपनी के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक तो स्पेसिफिक बोरिंग और दूसरा तो जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग मतलब क्या? ऐसा बोरिंग जो आपने एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ही, पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ही लिए हुआ है। समझ में आ रहा क्या? अब जनरल बोरिंग मतलब क्या? कंपनी का एक लॉन्ग टर्म लोन चालू है, लॉन्ग टर्म लोन चालू है जो आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल पर्पस मतलब बाकी जो चीजें होती हैं उसके लिए भी, और क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? ये ऐसा लोन था यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग, मतलब स्पेसिफिक लोन जो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए ही आप लोगों ने इस्तेमाल करे हुआ है, उसके लिए ही आप लोगों ने लिया है। और जनरल बोरिंग मतलब क्या हो गया कि आप उसको जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन में बोले हमारे दो तरीके के लोन चालू है, एक 10% वाला चालू है, एक 12% वाला चालू है, तो दो दो लोन भी रह सकते हैं। फिर एवरेज करना पड़ेगा और वो सब चीजें भी अपन लोगों को देखना पड़ेगा।
गेटिंग माय पॉइंट? एक है स्पेसिफिक लोन जो कि स्पेसिफिक बोरिंग है, जो कि स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ही लिया हुआ, और दूसरा है जनरल बोरिंग जो जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा हो पैसा, और उसमें का कुछ पैसा क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, अभी स्पेसिफिक बोरिंग पढ़ो और फिर जनरल बोरिंग पढ़ो। एग्जांपल घर पे आप लोग कर सकते, सिर्फ डेफिनेशन अभी पढ़ो। पढ़ो तो फटाफट, जो नहीं समझो पूछो। कॉस्ट डेटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी क्वालिफाइंग एसेट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब वो बोरोइंग ही क्यों करी हुई है, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए। क्वालिफाइंग एसेट है तो वो लोन है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो वो लोन भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लोन। Any income earned on the temporary investment of the specific borrowing is deducted from the borrowing cost income. अपन ने लोन लिया था, ठीक है, कैसा हुआ, लोन लिया, क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, बीच में 1 लाख रुपए मैंने टोटल लोन लिया था 10 लाख रुपए का, उसमें मुझे 9 ही लाख रुपए अभी लग रहे थे, 1 लाख रुपए मुझे 3 महीने बाद में मिलेंगे, सॉरी 3 महीने बाद में लगने वाले, तो 1 लाख रुपए का मैंने एफडी बना लिया, 3 महीने के अंदर उसके अंदर ब्याज कमा लिया, तो जो ब्याज मिला मुझे रिसीव, वो ब्याज में से कम होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं? मेरे को टोटल लोन कितने का सैंक्शन हुआ था, 10 लाख, मैंने अभी उसमें से यूटिलाइज, मुझे अभी कितने की जरूरत है, 9 लाख की, मुझे कितने की जरूरत नहीं है, 1 लाख की, कितने दिन के लिए, 3 मंथ्स के लिए मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है, लेकिन लोन तो सैंक्शन होकर पड़े हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पैसा खाली तो नहीं रखूंगा, इसको मैंने 1 लाख की क्या बना डाली, एफडी। एफडी पे से कितना ब्याज मिला मुझे, 10,000 रुपए का ब्याज मिला। सपोज ये 9 लाख का मुझे ब्याज भरना पड़ा 90,000, तो मेरे लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 90,000 माइनस 10,000, मुझे टोटल ब्याज कितना मिलेगा, लगेगा फिर 80,000, क्योंकि टेम्परेरी जो इनकम रहती वो अपन कॉस्ट में से कम कर देते। समझे कि इसके अंदर किसको प्रॉब्लम है क्या? एनी इनकम अंडर द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, 10 का लोन था, नोइज वापरे गया, एक एक्सेस था 3 मंथ्स के लिए, तो मैंने वो एक का जो एक्सेस था, 1 लाख रुपए जो एक्सेस थी, 3 महीने की एफडी बना दी, उस पर 10,000 का ब्याज मिला, वो ब्याज में क्या कर दूंगा, जो ब्याज लगा उसमें से ब्याज मिला वो कम कर दूंगा, जो ब्याज लगा 90,000 उसमें से जो ब्याज मिला 10,000 उसमें कम कर दूंगा, तो मुझे कितना ब्याज लगा बताओ तो, यहाँ पे कौन बोलेगा बताओ तो, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल में बोलो, अंजलि भक्कड़। 80,000। वेरी गुड, मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट 80,000, क्यों, क्योंकि 10,000 का मुझे टेम्पररी गेन है। एग्जाम्पल घर पे पढ़ सकते हैं आप लोग, सिंपल है। जनरल बोरिंग मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं लिया हुआ, हमारे कंपनी का ऑलरेडी एक लोन चालू था, उसमें का पैसा हमने क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए वापर लिया, ठीक है, अब वो जितना पैसा मैंने क्वालिफाइंग एसेट के लिए वापरा उतने का ही ब्याज मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या हो जाता है, 2-3 तरीके के अगर लोन है, मतलब क्या हो गया, 3 तरीके के लोन है, एक 10 लाख, एक 10 लाख है, ठीक है, उसके बाद में एक 20 लाख का लोन है, एक 30 लाख का लोन है, ऐसे 3 लोन है हमारे पास, ठीक है, ये है 6% से, ये है 7% से, और ये है 5% से। तो फिर क्या करूंगा, मैंने टोटल कितना वापरा मालूम, मैंने टोटल वापरा सपोज 15 लाख, अब 15 लाख मेरे को एक बात बताओ, 15 लाख मैंने वापरा, अब 15 लाख मैंने 10 में से वापरा कि 20 में से वापरा कि 30 में से वापरा, आप ये बता सकते क्या, बोलो तो। अब क्या करने का, क्या करेंगे अब आप लोग, कैसा है, मेरे पास में 3 तरीके के लोन है, एक 10 लाख है 6% का, एक 20 लाख है 7% का, और एक 30 लाख है 5% का, ठीक है, मैंने क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए कितना वापरा, मैंने 15 लाख का लोन मैंने वापरा है क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन के लोन वापरा, मतलब वो पैसे का ब्याज मुझे कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा, अब कैसा करने का, अब कौन बताएगा बोलो तो, अब क्या करना चाहिए मैंने, 3 तरीके के लोन है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, मैंने 15 लाख कहां से वापरा, अब ये कौन बताएगा बताओ तो, 30 में से वापरा कि 20 में से वापरा कि 20 में से आधा, 10 में से आधा कि 30 में से आधा, अब क्या करने, स्पेसिफिक बोरिंग तो है ही नहीं कि फट से लिया उसको कैपिटलाइज कर डाला, 15 लाख का ही लोन है, 15 लाख का एसेट है, तो फटाफट आप कैपिटलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग तो है ही नहीं, अलग अलग लोन्स है, कंपनी की ऑलरेडी चालू थे, हमने उसको अभी वापर लिया, जनरल बोरिंग पड़ी हुई है, अब क्या करना चाहिए बोलो, सोचो और मुझे और जवाब। एवरेज पीरियड, हाँ बोलो श्रेयरी।
सर तीनों रेट का एवरेज लेकर। यस, वेरी गुड। आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालेंगे। मतलब क्या होगा, एक तरीके से वेटेड एवरेज निकालने का। समझ में आ रहा है क्या? वेटेड एवरेज आप लोगों ने बोरोइंग का एक रेट निकालेंगे और फिर उसमें से आप लोग वो बोरोइंग का रेट 15 लाख के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो, मैं बता सकता कि पैसा मैंने वापरा, मैंने 10 में से वापरा कि 20 में से वापरा कि 30 में से वापरा, आप बता सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने तो कंबाइंड पूल ऑफ रिसोर्सेज जो है 60 लाख का। सर 60 लाख कहाँ से है कंबाइंड पूल ऑफ रिसोर्सेज? क्या बोल रहे हैं आप? अरे बापा, तीनों टाइप के जो लोन है उसकी आप लोग मारो ना टोटल, कितने हो रहा है देखो, 30 प्लस 20 प्लस 10, 60 लाख का टोटल मेरा पूल ऑफ रिसोर्सेस है। 60 लाख में से मैंने 15 लाख वापरा, मैंने 10 के नहीं वापरे, मैंने 20 के नहीं वापरे, मैंने 30 का नहीं वापरा, मैंने सबका कंबाइन करके वापरा है। फिर एक कंबाइन रेट निकालना पड़ेगा ना, 6, 7 और 5 का वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, वो कंबाइन रेट इसके ऊपर लगाना पड़ेगा 15 लाख के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज आउट करना और एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग निकालना। समझे क्या? अब चलो, अब अपन लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपन लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते सॉल्व। ठीक है क्या? उसके बिना कुछ भी समझने नहीं वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोगों का हो गया था, अपन लोगों ने कल भी देखा। क्या था? सिंपल था कि क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, उस शेयर के बारे में डिस्कशन चालू था कि शेयर वेदर इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट और वेदर इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। तो क्या सीखा था कल अपन ने क्या सीखा था कल? हाँ ऋतुजा, क्या बोलो तो, क्या था इसका? शेयर क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है ऋतुजा? बोलो। नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है शेयर क्वालिफाइंग एसेट? क्योंकि उसको बनाने के लिए 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगता। यस, और वो ऑलरेडी बने हुआ रहता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखना। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट रिक्वायर्स a substantial period of time to get ready for its intended use. A substantial period of time is generally more than or equal to 12 months. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपन लोग है, कंपनी obtained a term loan during the year ended 31 मार्च 2011 to the extent of 650 लाख. Modernization and development of its building worth rupees 120 lakh were completed and plant and machinery worth rupees 350 lakh were installed by 31 मार्च 2011. A sum of rupees 70 lakh has been advanced for the asset installation के लिए किसी को मैंने 70 लाख रुपए का एडवांस दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स 110 लाख रुपए का मैंने यूटिलाइज करा वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब स्टॉक खरीदने के लिए। तो मैंने एडवांस के लिए 70 लाख रुपए दिए, वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने 110 लाख रुपए वापरे हुए है। वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन इज लोन ऑफ 650 लाख अमाउंटेड टू 58.50 लाख। 650 लाख का लोन है, अलग अलग तरीके से उसको वापरा है, उसके ऊपर 58.5 लाख रुपए का 58.50 लाख रुपए का आप लोगों ने ब्याज भी भरे हुआ है। अब इसमें से ये ब्याज का ट्रीटमेंट क्या है आप लोगों को बताने का है। मतलब क्वेश्चन ये चाहता कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन से क्वालिफाइंग एसेट है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद में आप ये पहचानो कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और कौन सा इंटरेस्ट पीएनएल में सीधा सीधा रवाना हो जाए। अलग अलग चीजें देखो, काय काय के लिए लोन वापरा। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वर्थ रुपीज 120 लाख। मेरे को एक बात बताओ, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब ये क्या छोटा मोटा काम है क्या? नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है क्या? एक बिल्डिंग बनाने का, उसका डेवलपमेंट करने का, मॉडर्नाइज करने का, डागडुजी करने की, ये सब चीजें। हाँ, इसको बताओ ये क्वालिफाइंग एसेट में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सेजल बाहेकर। आएगा। सेजल? यस सर आएगा। 100% ही आएगा। मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट ये कोई एक दिन का, एक महीने का काम नहीं है। और फैक्ट्री है कोई एक दुकान नहीं, छोटी सी 100 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, हजारों स्क्वायर फीट का एरिया है, हजारों प्लांट एंड मशीनरी और 50-60 बिल्डिंगें रहती है वहां पे। ये पूरा काम रिनोवेट करना, डेवलप करना, 10-20 फ्लोर का अगर बिल्डिंग है तो उसके ऊपर 4-5 फ्लोर बनाना, डेवलप करना, इसका वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। सभी लोग एग्री कर रहे होंगे? ओके। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 350 लाख वेर इंस्टॉल्ड एज ऑन 31 मार्च 2011। प्लांट एंड मशीनरी लाई और इंस्टॉल करी। अब प्लांट एंड मशीनरी लाना और इंस्टॉल करना, ये क्या क्वालिफाइंग एसेट है क्या सोमेश? नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार है, जो चीज बनी हुई है उसको कोई बना नहीं सकता। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी ऐसा बोल रहे हैं, नहीं सिर्फ इंस्टॉल करी, तो दिस इज नॉट अ
क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, किसी को एडवांस देना वो भी क्वालिफाइंग एसेट के अंदर नहीं आता। तो ये भी नहीं है और वर्किंग कैपिटल तो 100% नहीं जाता। मतलब ये तीनों भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। रहा सवाल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बाद का, ये क्वालिफाइंग एसेट है। टोटल ब्याज कितना भरा आपने? 58.5 लाख रुपए का ब्याज भरा। 58.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120 लाख डिवाइडेड बाय 650 लाख, इतना ही ब्याज आप लोगों का कैपिटलाइज होगा। बचे हुआ सारा ब्याज इन्होंने देखो इतना तामझाम करते बैठे, ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं। क्यों? देखो 58.5 आपका टोटल ब्याज है, 58.5 आपका टोटल ब्याज है, उसमें से आपने क्या करा? 10.8 कैपिटलाइज कर डाला। बचे हुआ सब कहाँ जाने वाला है? बचे हुआ आपका ऑफकोर्स पीएनएल के अंदर ही जाएगा। जो भी आएगा यहाँ पे 47 जो भी आ रहा वो आप पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर दो। समझे क्या आप लोग? ये पूरा पीएनएल के अंदर जाएगा। ये हर एक चीज का अलग अलग निकालते बैठे। क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट का पूछ रहा था, अलग निकाले तो चलता, लेकिन मेरा सिंपल लॉजिक ऐसा है, टोटल ब्याज है आपका 58.5 का, उसमें से 10.80 का आप कैपिटलाइज कर रहे, बचे हुआ आप लोग पीएनएल में डाल रहे। समझ में आ रहा क्या? तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे एक बार पढ़ लो और फिर अपन लोग आगे बढ़े। 10.80 आ रहा है, आप लोग भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लो। लेक्चर को बैठते समय कैलकुलेटर, पेपर, पेन, पेंसिल मैं खुद भी लेके बैठता और आप खुद भी लेके बैठा करो। चलो, तो किसी को कोई डाउट इसमें? अनुश्री बडेरा है क्या? हाँ, समझा क्या अनुश्री? ओके ठीक। एक्सक्यूज मी सर। बोलो, कौन है? हाँ बोलो। सर एडवांस पे का इंटरेस्ट आना चाहिए ना? मेरे को एक बात बताओ, आप इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज करते? जब क्वालिफाइंग एसेट है। मेरे को एक बात बताओ, गिविंग एन एडवांस टू एनी पर्सन फॉर व्हाटएवर द पर्पस मे बी, वेदर इट क्वालिफाइज एज अ क्वालिफाइंग एसेट? ऑफ कोर्स नॉट। आप मेरे को इंटरेस्ट दे, आप मेरे को सपोज लोन पे पैसा दे रहे और मैं आपसे उसका ब्याज वसूल कर रहा हूं, तो आप क्या कैपिटलाइज करेंगे क्या? समझ में आ रहा है क्या? गिविंग अ लोन, गिविंग अ एडवांस फॉर व्हाटएवर मे बी द पर्पस कैन नेवर क्वालिफाई एज अ क्वालिफाइंग एसेट because it does not take a substantial period of time and basically it is not an asset. पहली बात, किसी को लोन देना, किसी को एडवांस देना, ये एसेट ही नहीं हो सकता ना। समझ में आ रहा है क्या? वो मशीनरी आती थी ना, आप बनाते थे तो लंबी बात है, तो आपने किसी को भी जाके 50 लाख, फिर तो क्या हो जाता है मालूम है? लोग एक दूसरे को पैसा दे देते थे और वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर देते थे। किसी को पैसे देना would never qualify as a qualifying asset। सामने वाला मुखर गया, कल जाके उसने बोला पैसे नहीं मिले, मशीन ही नहीं मिली, तो घर पे जाके बांधकाम करना, कंस्ट्रक्शन करना इज क्वालिफाइंग एसेट। किसी को पैसे देना कैन नेवर बी अ क्वालिफाइंग एसेट। अब इसके अंदर इंस्टीट्यूट देखो क्या खेल खेलती। इंस्टीट्यूट क्या बोलेंगे मालूम है? 70 लाख रुपए हैज बीन एडवांस टू अ पर्सन हु विल बी प्रोवाइडिंग यू अ क्वालिफाइंग एसेट। अब बताओ तो कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? आपने एक जने को 70 लाख रुपए दिए जो आपको एक क्वालिफाइंग एसेट देने वाला है, अब बताओ तो। यस सर होगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। ऐड होगा सर। ऐड होगा, क्यों? तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किए वो पैसे, उसके बिना वो एसेट बनता नहीं था। मेरे को एक बात बताओ, क्वालिफाइंग एसेट आपने बनाया क्या? क्वालिफाइंग एसेट आपने बनाया क्या? नो पीपीई सर। आपने बनाया क्या? आपने कंस्ट्रक्शन किया क्या? आपने मैन्युफैक्चरिंग किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। सामने वाला एक उसके लिए क्वालिफाइंग एसेट है वो। समझ में आ रहा ना? उसने सिर्फ दे दिया आपको लाके, बनाया मशीनरी लाके दी क्या? देखो क्वालिफाइंग एसेट कब रहेगा? जब एक पर्टिकुलर एसेट आपके दीवार के अंदर बनता है 1 साल से ज्यादा समय लेके। मतलब क्या हो गया? मेरे पेरीफेरी के अंदर कोई एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको बनने के लिए 12 महीने से ज्यादा समय लगता है, तो ही मेरे लिए वो क्वालिफाइंग एसेट है। सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई दूसरा क्वालिफाइंग एसेट होगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट कब रहेगा? जब मेरे दीवार के अंदर वो बनता है। समझ में आ रहा है कि मैं उसका कंस्ट्रक्शन करता हूँ और मैं उस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेता हूँ, तो ही, मतलब मैं बना रहा, लोन लेके बना रहा, तो ही ब्याज कैपिटलाइज होगा। मैंने किसी को एडवांस दे दिया, उसके लिए वो क्वालिफाइंग एसेट था, तो मेरे को क्या लेना देना? मेरे को तो बना बनाया मिल रहा ना।
फिर तो मारुति सुजुकी के लिए कार को भी बनने को 1 साल से ज्यादा लगता। अरे वो उसके लिए है ना, मेरे यहाँ तो बनी बनाई कार आ रही ना, तो मेरे लिए वो कार इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटर हो गया, एक बहुत बड़ी मशीनरी है। सामने वाले ने उसको 12 साल लगा के बनाया, 12 साल लगा के बनाया, उसके लिए वो क्वालिफाइंग एसेट था, 12 साल लगा के बनाया। मैंने वो लिया, लोन पे लिया, तो क्या मैं ब्याज को कैपिटलाइज करूं क्या? नहीं नहीं नहीं। सामने वाली किताबों में कुछ भी होगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए मेरे को मेरे दीवार के अंदर उसको बनाना है, 12 महीने से ज्यादा समय लगना चाहिए, और वो एक सब्सटेंशियल पीरियड खाके ही बनना चाहिए, और दूसरी बात लोन भी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि ये सब कंडीशन होंगी तभी मेरा वो क्वालिफाइंग एसेट है। लोगों के क्वालिफाइंग एसेट बोलने से मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता ना। मारुति सुजुकी आप ले रहे, मारुति सुजुकी ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं बनती, 10 2 3 साल लग सकते कार बनने को, whatever may be the case। तो उसके लिए वो क्वालिफाइंग एसेट होगा प्रोड्यूसर के लिए। आई एम नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ अ कार, आई एम ओनली परचेसिंग इट, that too ready, आई एम ओनली इंस्टॉलिंग इट। समझ में आ रहा है? तो मेरे घर में बनना चाहिए 12 महीने से ज्यादा लगा के, और मैंने उसके लिए लोन लेना चाहिए। ठीक है बंसरी? यस सर। ओके। एंड किसी को भी एडवांस देना कैन नेवर क्वालिफाई एज अ क्वालिफाइंग एसेट। आप किसको भी कुछ भी पैसा देके आ जाएंगे, भले आप लोन पे लो मत लो, दैट कुड नेवर क्वालिफाई एज अ क्वालिफाइंग एसेट। गिविंग अ एडवांस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। समझ में आ रहा है क्या? क्वालिफाइंग एसेट इज दैट एसेट दैट रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। पैसा देना थोड़ी क्वालिफाइंग एसेट का। चलो, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत इजी है ऐसे, ये भी मस्त, इसके अंदर मार्क मिल जाएंगे आप लोगों को। देखो ये इतना सा करने के लिए 5 मार्क मिलते हैं आपको, 1 2 3 4, और ये टोटल के लिए 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, नीचे 1 मार्क। समझ में आ रहा है कि वर्किंग नोट्स को आधा आधा इधर उधर मार्क डाल देते। मतलब कैसा रहता है, एक आपने बराबर कर डाला, क्वालिफाइंग एसेट आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आधा मार्क देंगे, इसको आधा मार्क देंगे, इसको आधा मार्क देंगे, इसको आधा मार्क देंगे, टोटल को आधा आधा मार्क। इस तरीके से बाइफर्केशन करता है 4 और 5 मार्क्स के लिए। लेकिन व्हाटएवर में भी द केस, इतना इजी है, इसमें गलती होना ही नहीं चाहिए। 100% अपने को पूरे ही मार्क मिलना चाहिए इसके अंदर। जितने भी 30 मार्क का एस अगर आ रहा होगा पेपर 1 में, 35 मार्क का एस आ रहा होगा पेपर 2 में, ये 65 में से कम 55-60 मार्क हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, तभी जाके आप लोगों का टोटल 90 के ऊपर जाएगा दोनों पेपर। कोई भी व्यक्ति को अगर 80 85 90 के ऊपर मार्क चाहिए अकाउंट्स के लिए, तो उसके एस बाय हार्ट होना चाहिए और एकदम पक्के पक्के तैयार होना चाहिए। और खास बात इसमें ऐसी है मालूम है कि एकदम मिनिमम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा मार्क। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन में क्या खराबी है? 5 मार्क फुकट के ना, क्या है इसमें? ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 मिनट लगेगा, वो भी प्रॉपर डब्बे डुब्बे बना के। वैसे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर जनरल बोरिंग है, मतलब 3 तरीके का अलग अलग लोन है, और आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाया, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, तो क्या करना चाहिए? वहां पे आपको एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट की निकालना पड़ेगा। पहली बात मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वेदर इट वाज अ जनरल बोरिंग और अ स्पेसिफिक बोरिंग, कौन बोलेगा? ये प्रणीता जाधव बोलो तो। सर स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब वो पर्टिकुलर उसके लिए लिया था कि लोन, और उसके हाँ लिए सर, नेट और बिल जिसके लिए लिया था उसी के लिए यूज किया ना। फिर वर्किंग कैपिटल वगैरह क्या घर से दिए के पैसे? एडवांस ऑफ परचेस ऑफ एसेट, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये कहाँ का है? फिर नहीं पैसा सर, जो पैसा दिया ये कहाँ से आया? फिर ये वाला बोलो। जनरल पर्पस के लिए यूज किया वो। ठीक है, आप कल थे कि प्रणीता जाधव? नहीं सर, क्यों ऐसा? मतलब हफ्ते में एक ही बार हाजिरी लगाते क्या आप? नहीं सर, वैसे कोई बात नहीं परसों थे आप? नहीं। सर, 2 दिन से नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए। काय का प्रॉब्लम था? नेटवर्क का। अच्छा, तो यूट्यूब पे देखा क्या फिर आपने? सर अपलोड ही नहीं किया आपने। तो बोलना था ना, मेरे को एक मैसेज करना था ना, कम से कम होमवर्क भेजे थे आपने? नहीं। यूट्यूब का फिर मेरे को बोलना तो था, मेरा रह गया होगा शायद अपलोड करने का। एक मैसेज डालते थे, मैं अपलोड कर देता था। आज शाम में मैं अपलोड करता, देखो अब। हाँ चलो, हाँ ठीक तो है। ये जनरल बोरोइंग है। मेरे को बात बताओ, स्पेसिफिक बोरोइंग कब रहता था? ये
अगर सिर्फ मैं 120 लाख का लोन लेता था और 120 लाख यहाँ पे वापर लेता था तो स्पेसिफिक बोरिंग रहता था, लेकिन यहाँ पे फिर एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्यों नहीं निकाला श्रीहरि? जनरल बोरिंग में तो एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालते ना श्रीहरि? सर एक ही क्वालिफाइंग एसेट है ना, बाकी क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं थे। क्वालिफाइंग एसेट से भी ज्यादा एक ही लोन था, वही सफिशिएंट था। एक ही लोन था, हाँ। वही सफिशिएंट था। यहाँ पे क्यों निकालना पड़ रहा है श्रीहरि? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोन है, अलग अलग तारीख को लिए हुए है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना पड़ेगा। देखो अलग अलग अमाउंट के, अलग अलग रेट के और अलग अलग तारीख को लिए हुए लोन। अब जैसे कैसा हो रहा, जो पहले 10 लाख का लोन है, ठीक है, उसका पूरा साल भर का ब्याज लगेगा 1,20,000, जैसे कि डब्बे में दिया हुआ भी। इसमें कैसा 9 महीने का लोन लगेगा, 9 महीने का ब्याज लगेगा क्योंकि 9 महीने वापरा। इसमें 6 महीने का ब्याज लगेगा क्योंकि 6 महीने वापरा। तो टोटल ब्याज कितना लगा आपको? 1,60,500। 1,60,500 का टोटल ब्याज आपको लगा है। अब इसके अंदर आपको कैसा करना पड़ता मालूम है क्या? आपको एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है। कैसा करने का देखो, अलग अलग फंड्स है, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आप क्या करते हैं? 10 लाख को कितने महीने के लिए आप लोगों ने वापरा? 12 महीने के लिए। तो कैसा हो गया आप लोगों ने 1,20,00,000 प्रोडक्ट निकाल रहे। 2 लाख को कितने महीने वापरा आपने? 9 महीने, आ गया 18 लाख। 3 लाख को कितने महीने वापरा आपने? 6 महीने, ये आ गया 18 लाख। टोटल कितना आ गया? 1,56,00,000। 1,56,00,000 ये है पूरे साल भर का, तो उसको आप डिवाइड करेंगे 12, तो वो कितना आ गया? 13 लाख। अब 13 लाख ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या आएगा? 1,60,500 मल्टीप्लाइड बाय। समझ में आ रहा है क्या आपको? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, टेंशन लेने का नहीं। सर डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं कर डाल रहे अपन सब ऐड करके नीचे? वैसा वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वैसा बोलो तो? अपन डायरेक्ट डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 15 लाख क्यों नहीं ले रहे होंगे? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस? अपन डायरेक्ट डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 15 लाख क्यों नहीं ले रहे आप? कौन बता पाएगा? साक्षी सिसोदिया बोलो, क्यों ऐसा प्रोडक्ट वगैरह अपन ये सब कर रहे हैं? सर सबका अलग अलग है ना, मीन्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग अलग है, सब अलग अलग तारीख पे लोन्स लिए हैं। बराबर है। देखो कैसा है, क्या 1/4/2011 को आपको पूरे 15 लाख रुपए अवेलेबल थे साक्षी? नो सर। नहीं। क्या 1/7/2011 को पूरे 15 लाख रुपए अवेलेबल थे? नहीं सर। क्या 1/10/2011 को पूरे अवेलेबल थे क्या? हाँ सर। तो 15 लाख रुपए मेरे पास में इवनली पूरे साल भर अवेलेबल नहीं रहे। अगर पूरे लोनों की तारीख, हर लोन की तारीख अगर 1/4/1/4/1/4 ही रहती थी तो आंसर कुछ अलग आता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर लोन अलग अलग समय के लिए आपके पास में अवेलेबल है, अलग अलग समय आपने उसको आप रहा है, इसके लिए प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सिंपल है। 10 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,00,000। 2 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 लाख। 3 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 18 लाख। टोटल कितना आ गया? 1,56,00,000। 1,56,00,000 को 12 से डिवाइड करो, आ गया 13 लाख। ठीक है, 13 लाख आ गया। फिर 1,60,500 डिवाइड बाय 13 लाख इंटू 100, ये आपका आ गया 12.35। 12.34 आ रहा, वो 12.3461। तो अपन लोगों ने उसको एवरेज करके मतलब राउंड ऑफ करके 12.35% लिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फटाफट ऑब्जर्व करो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जिसका ये क्वेश्चन हो गया, उसने क्या सॉल्व करना कि अगर तीनों लोन 1/4 को ही रहता थे तो एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कितना आता था, वो मेरे को आंसर चाहिए। तीनों लोन अगर 1/4 को ही रहते थे तो आंसर क्या आता था? बोलो।
यस, इसमें किसको प्रॉब्लम क्वेश्चन में? सिंपल सिंपल है। 10 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ 20 लाख, 2 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करो 18 लाख, 3 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करो आ गया 18 लाख। 1 करोड़ 56 डिवाइड बाय 12। इसको क्या निकालते अपन लोग? एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग ईच मंथ। ये 13 लाख क्या है मालूम है आपको? एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रहा? और आपका रेट कितना आया? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग को एवरेज एनुअल बोरोइंग भी बोलते, एएबी भी बोलते, एओ भी बोलते। चलो मेरा क्वेश्चन फिर अभी भी वही है कि अगर हर लोन 1/4 को चालू होता था तो आपका एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कितना आता था? हर लोन अगर 1/4 को ही है तो बोलो तो। 12.46। 12.46। 12.46। अच्छा, और बाकी किसका आंसर आया बताओ? 12.46। कैसे करेंगे देखो, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, ये आ गया 1,20,000। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14%, ये आ गया 28,000। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 13%, 39,000 ऐड करो, टोटल आ गया 187 डिवाइडेड बाय 15 लाख। वो आपका कितना आ गया? 12.46। अगर सभी लोन आप लोगों के 1/4 को रहते थे तो आपका एवरेज एनुअल बोरोइंग आता था 12.46। सभी लोगों का आया क्या ये आंसर? किसका नहीं आया? हिमांशु छगा नहीं आया क्या आंसर? यस सर। ओके, दर्शन पाटिया नहीं आया आज? सानिका देशमुख आंसर आया क्या? सोमेश आंसर आया क्या? यस सर। सुशांत आंसर आया क्या आपका? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डिटरमाइन द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इफ कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये एग्जाम में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, अलग अलग एक्सपेंडिचर करे हुए अपन ने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, अलग अलग डेट्स। ठीक है, ओके एग्रीड। तो बात किसी है यहाँ पे कि देखो कैसा रहता, मैं बिल्डिंग बना रहा, तो बिल्डिंग बना रहा तो पहले कैसा हो गया? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, मतलब 1 लाख का मैंने पहले खर्चा कर डाला। ठीक है, पिछले साल में खर्चा कर डाला, ये साल उसके ऊपर 1/4 को मैंने 5 लाख खर्चा करा, 1/5 को और 2 करा, 1/10 को और 3 करा, 1/3/2012 में 1/3/2012 में और 5 लाख रुपए का खर्चा करा। ठीक है, ऐसा 5 और 3 8 और 2 10 15, ऐसा 16 लाख रुपए का मैंने टोटल अभी तक के खर्चा कर डालेवा है। ठीक है, आपका कैपिटलाइजेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 14%। ठीक है सर, अब यहाँ पे लोन के बारे में तो बात ही नहीं चालू है, कुछ भी लोन के बारे में तो बात ही नहीं चालू है। ऐसा नहीं है, अपन ने ये जो सब पैसा वापरा ना, वो लोन का ही पैसा वापरे हुआ ये अज्यूम किया जाता है। समझ में आ रहा है कि लोन का ही पैसा आपने वापरे हुआ ऐसा अज्यूम किया जाता है। अब इसके अंदर एवरेज एनुअल बोरोइंग आप लोगों को निकालना पड़ेगा। वही ऊपर वाला लॉजिक कि पहला वाला जो, जैसे ये 5 लाख है, ये 12 महीने वापरा, 2 लाख है ये 11 महीने, 3 लाख है ये 6 महीने, 5 लाख है ये 1 महीने, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो एवरेज एनुअल बोरोइंग आप लोगों का आ जाएगा 9,75,000। फिर 9,75,000 के ऊपर एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट लगाओ और ये आ गया 1,36,500। समझ में आ रहा? तो टोटल कैपिटलाइजेशन कितना होगा? ये 16 लाख तो है प्लस 1,36,500। समझ में आ रहा? तो ऐसा टोटल कैपिटलाइज होने वाला है 17,36,500। क्वेश्चन देखो और फिर 1 मिनट बाद में मीटिंग को रिज्यूम करो। एवरेज एनुअल बोरिंग निकाल लिया पहले, उसके लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करी हुई, ये वाली। ठीक है, ये वाली ही टेक्निक नीचे वापरी कि ये जो पैसे आपने 12 महीने वापरे, ये 12 महीने, ये 11 महीने, 6 महीने और ये 1 महीना, फिर उसको प्रोडक्ट निकाल लिया।
डिवाइड बाय 12 करा, एवरेज एनुअल बोरिंग आ गया 975, उसको कैपिटलाइजेशन का रेट लगा के इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लिया। अब ये 136,500 कैपिटलाइज होगा ये टोटल कॉस्ट के अंदर। ये टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हो गया आप लोगों का अभी तक? 16 लाख। 16 लाख ये और 136,500 ये दोनों एड अप हो जाएंगे, तो आपकी एसेट का कॉस्ट दिखेगा 17,36,500। क्वेश्चन को सॉल्व करो, मीटिंग को रिज्वाइन करो 1 मिनट।